प्राकृतिक संसाधन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन चैप्टर था, इसका उपयोग प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन में इससे पहले हमने बहुत कुछ बताया था, अब बताएंगे आज। एक पोषक साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल को कहते हैं। पोषक साइकिल, यहाँ पोषक चक्र। पोषक चक्र माने सजीवों के लिए आवश्यक तत्वों का प्रकृति, मिट्टी से लेकर के प्रकृति और वातावरण के बीच और सजीवों में आवागमन जो हो रहा है, जो आवश्यक तत्व है। शरीर निर्माण के बहुत से रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये तमाम तत्व हैं, खनिज तत्व, ये रासायनिक तत्व हैं। इन तत्वों का सजीवों, वातावरण और मिट्टी से होकर एक चक्राकार रूप में आवागमन की क्रिया को ही न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। देखो लिखा हुआ, इसको जैव भू रासायनिक चक्र भी मिलेगा परिभाषा के रूप में। जैव भू रासायनिक चक्र, प्राकृतिक संसाधन, इसका जीवनोपयोगी उपयोग, ये हमने पहले दिया था। सस्टेनेबल प्राकृतिक संसाधन, धारणी, जीवनोपयोगी उपयोग, यही यहाँ जाना। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को परिभाषा लिखा है। वातावरण एवं जीवधारियों के बीच, ये वातावरण है, जीवधारी है, पौधा और जंतु, वातावरण और जीवधारियों के बीच आवश्यक रासायनिक तत्व जो हमारे लिए आवश्यक है, पौधे के लिए आवश्यक है। कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये तमाम तत्व चाहिए। आवश्यक रासायनिक तत्व का सजीव वातावरण के बीच एक चक्रीय रूप में आवागमन की क्रिया को न्यूट्रिएंट साइकिल या बायो जियो केमिकल साइकिल। देखो, बायो सजीव, जैव, जियो भू, जियोग्राफी कहते हैं भूगोल, तो बायो माने जैव, जियो माने भू, केमिकल माने रासायनिक। जैव भू रासायनिक चक्र हमने लिखा है, जैव भू रासायनिक चक्र। वातावरण एवं सजीवों के बीच आवश्यक रासायनिक तत्वों का या पदार्थों का एक चक्रीय रूप में आवागमन की क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन में जरूरी है, पोषण में जरूरी है, पढ़ चुके हो। वातावरण का 4 भाग हम कर रहे हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। स्थलमंडल कहते हैं लिथोस्फीयर, हमने लिखा नहीं है, बता रहे हैं। लिथोस्फीयर स्थलमंडल, स्थल पृथ्वी का भाग, उस गहराई तक, जमीन की गहराई तक पेड़ ले रहे हैं ना, जमीन की गहराई तक, और स्थल, यह स्थलमंडल है, पृथ्वी की सतह। जलमंडल, पृथ्वी का जो भाग, अधिकांश भाग 75% जल है, जलमंडल कहलाएगा। वहाँ से भी पदार्थों का आवागमन हो रहा है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वातावरण में बहुत ऊंचाई तक विभिन्न तरह की गैसें हैं, विभिन्न तरह के सजीव हैं। वायुमंडल, सब मिलाकर जहाँ तक जीव है, जलमंडल में जहाँ जीव है, स्थल पर जीव है, वायुमंडल में जहाँ तक सजीव है, ये सब जीवों का मंडल मिलाकर के है बायोस्फीयर, जैवमंडल। ये इन्हीं के बीच आवश्यक रासायनिक पदार्थों का एक चक्र के रूप में आवागमन की क्रिया को न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। धारण करना, एक शब्द हमने हिंदी में लिखा है धारणी, आपकी किताब में जीवनोपयोगी, 2 शब्दों को हमने हिंदी 2 जगह लिख दिया है। प्राकृतिक संसाधन एवं उनका धारणीय या जीवनोपयोगी उपयोग। जीवन के उपयोग में प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी चीजें जो सजीवों के उपयोग में आती हैं, सजीवों के लिए लाभदायक होती हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। पहले हमने परिभाषा इसको बताया है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति में जो चीज पाई जाती है। 4 हम यहाँ परिभाषा में लिया, मानव जीवन जिन आधारभूत संसाधनों, आधारभूत, मूलभूत, मौलिक संसाधन पर आधारित है, जिनसे उसकी भौतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन
संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देख लो, बड़ी सुंदर परिभाषा। मानव जीवन जिन आधारभूत मूल साधनों पर आधारित है, जिनसे हमारी भौतिक, सांस्कृतिक, हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें हम संसाधन, रिसोर्सेस कहते हैं अंग्रेजी में, रिसोर्सेस। क्योंकि ये सभी के सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन 4 पढ़ना सिलेबस। देखो यहाँ प्राकृतिक संसाधन, कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं 4। वन या जंगल, फॉरेस्ट, जल, वाटर, भोजन, फूड, और चौथा एनर्जी, ऊर्जा। ये 4 पढ़ना है। ये चैप्टर का अब आखिरी पड़ाव है। ये 4 आप पढ़ेंगे तो पूरा लाइफ साइंस का चैप्टर समाप्त। 5वां चैप्टर लास्ट है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े आसान है, बहुत सहज है। देखो कितना सहज है। वन, पेड़ पौधों से, जितना पृथ्वी का भाग पेड़ पौधों से और जीवधारियों से मिल करके बना हुआ निर्मित है, वो वन कहलाता है। वन खाली पेड़ पौधा नहीं होगा, इस ध्यान में रखिएगा। केवल हम पेड़ों को कहें नहीं, उसके साथ जीवधारी उसमें रह रहे हैं, जो वन के जीव हैं, जंगली जीव जिसको कहते हैं, जंगली जानवर, वो वन के साथ मिल करके वन का निर्माण करते हैं। केवल अकेला हम पेड़ पौधा कोई नहीं कहेंगे, इस बात को हमेशा। वानिकी, वनों का अध्ययन, वानिकी, फॉरेस्ट्री कहलाता है। फॉरेस्ट यहाँ वन, पहला वन। वन, पृथ्वी मंडल का, यहाँ देखो वन के बारे में लिखा है, पृथ्वी मंडल, पृथ्वी है ना, पृथ्वी मंडल, स्थल मंडल का वह भाग जहाँ प्राकृतिक रूप से नेचुरली, अब जाकर पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, इतने पहाड़ों की चोटियों तक वृक्ष पाए जा रहे हैं, वहाँ जाकर के हम पौधारोपण नहीं कर रहे हैं, हम बागवानी कर रहे हैं, बागीचे लगा रहे हैं, लेकिन आप देखो विराट वन है। और जगह आप जाओ यात्रा में तो लगेगा कई 100 किलोमीटर केवल वृक्ष ही वृक्ष, वन है, तरह तरह के पौधे हैं उसमें, वो वन है प्राकृतिक रूप से। यही इसलिए परिभाषा देना है। पृथ्वी मंडल का वो भाग जहाँ प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जंगली जीव, देखो हमने लिख दिया, जंगली जीव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के साथ जंगल तभी है जब जंगली जीव है। जंगली जीव पाए जाते हैं, उसे जंगल कहते हैं या वन कहते हैं। वनों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। महत्व, वन का उपयोगिता को क्या, वनों का महत्व। वन सबसे बड़ी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है प्रकृति में, क्योंकि हमारी भौतिक, सांस्कृतिक, हमारा लगाव है इससे, आवश्यकता हमारी है, भौतिक आवश्यकता है, सांस्कृतिक आवश्यकता है, औषधीय बहुत सी आवश्यकताएं हैं। तो वनों का क्या महत्व है? पहली चीज कि वनों में बहुत, यहाँ हमने पॉइंट लिख दिया है, देखो उसी पॉइंट पर याद करोगे तो आसानी रहेगी। पहले पॉइंट सुन लीजिए। यहाँ पर वनों की उपयोगिता, पहला जल संपदा का संरक्षण, वाटर शेड प्रोटेक्शन, यस अच्छी लिए कहीं है, वाटर शेड, जल संपदा का संरक्षण, प्रोटेक्शन, वायुमंडलीय नियमन, एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन, वायुमंडलीय नियमन, दूसरा एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन, यहाँ इंग्लिश लिख दिया, अपर्दन नियंत्रण, अपर्दन होता कटाव, इरोजन, EROSION, इरोजन कंट्रोल, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है स्थानीय एवं स्थानीय उपयोग, स्थानीय उत्पादों का उपयोग है लिखा हुआ है। लोकल एंड प्रोडक्टिव यूज, स्थानीय एवं उत्पादक उपयोग। 4 पॉइंट सिलेबस का पॉइंट हमने दिया। सिलेबस में देखोगे ये 4 पॉइंट मिलेंगे। इसे पॉइंट देना बहुत जरूरी होगा, जो हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अपने से आप लिख सकते हो पॉइंट बहुत सारा, लेकिन इसी पॉइंट को बता रहे हैं। वनों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। पहला उपयोग है, पहला उपयोग जल संपदा का संरक्षण। वन मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराते हैं। देखोगे जहाँ अधिक से अधिक वन है वहाँ मानसूनी वर्षा खूब होती है, खूब बढ़िया मौसम वहाँ का होता है। तो जल संपदा है, क्योंकि दूसरी संपदा हम जल ही बताए थे ना, वाटर ये नेचुरल रिसोर्स है, रिसोर्स दूसरा, तीसरा भोजन है और चौथा ऊर्जा है। 4 रिसोर्स हमारे सिलेबस में है। तो
तो वन यहाँ पर जल संपदा को सुरक्षित रखने में वनों की बहुत बड़ी भूमिका है। वन मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराते हैं और जिससे जल का प्रोटेक्शन होता है। जल का प्रोटेक्शन। दूसरा अपवर्तन, एक लाइन लिखना, वायुमंडलीय नियमन। दूसरा वायुमंडलीय नियमन, एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन। एटमॉस्फियर देखो, वन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ये पूरा हरा पेड़ दूषित वायु है, और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये नियमन होना, रेगुलेट करना वायुमंडल में, वन वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका करता है। आज वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तरह तरह की हानिकारक गैसें बढ़ रही हैं। इन हानिकारक गैसों का अवशोषण हमेशा वन ही करेगा, पेड़ पौधा ही करेगा। तो वायुमंडल को नियमित बनाए रखने में वनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का अवशोषण करके शुद्ध ऑक्सीजन वायु को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे वायुमंडलीय नियमन, वायुमंडलीय नियमन में जो गैसों की प्रतिशत मात्रा है, ऑक्सीजन 20-21% होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जहाँ वन है वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, और ऑक्सीजन अगर है तो हवा शुद्ध है, और शुद्ध वायु है तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध है, व्यक्ति का जीवन दीर्घायु होगा, वो रोगों से बचा रहेगा। इसलिए रेगुलेशन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन कर रहा है। अपरदन नियंत्रण, कटाव, पहाड़ी क्षेत्रों में वन है, वर्षा का जल आया, उसके जड़ों में चारों तरफ से जड़ें हैं, फैली हुई वृक्ष हैं, उनकी जड़ों में पानी रुक गया, वृक्षों के बीच टकराया, पानी रुक गया, कटाव मिट्टी का होने से बच गया। मिट्टी को जकड़ करके पेड़ पौधे रखते हैं, जिससे कटाव से काफ़ी सुरक्षा होती है। नहीं तो बह करके मिट्टी बहुत दूर तक चली जाए तो खुद वन के लिए नुकसान होगा, और क्षेत्रों के लिए उसमें चारागाह वगैरह, तरह तरह की घासें वगैरह हो रही, पूरा वनों से लेकर के मिट्टी के कटाव को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका इसलिए। स्थानीय एवं उत्पादक उपयोग। अच्छा, आदिवासी हैं, स्थानीय लोकल लोग वनों के ऊपर पूरा आधारित हैं। वनों की लकड़ियाँ, जो खराब हो रहे वृक्ष हैं, उनसे उनका जीवन चलता है। उनमें वनों में बहुत से लोग रहते हैं, जीव जंतु वनों में रहते हैं, बड़े बड़े जंतु, वाइल्ड लाइफ जंगली जीव, तो वनों का संरक्षण कर रहा है। तो यहाँ पर स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु, स्थानीय लोग, मनुष्य भी, विभिन्न मनुष्य आदि मानव जिसको हम लोग कह रहे हैं, जो जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। और उत्पादकता, वन की इमारती लकड़ियाँ हैं, वनों से बहुत से उद्योग चलते हैं, कागज़ का उद्योग वन के ऊपर ही आधारित है पूरा। शिल्प उद्योग, बहुत से शिल्प वनों के ऊपर आधारित हैं। तो ये उद्योग धंधो, उत्पादकता, बहुत से वृक्षों से औषधि दवा वाले, बहुत से दवा वाले वृक्ष हैं जो वनों से ही प्राप्त हो रहे हैं। हमारे घरों के फर्नीचर वगैरह बन रहे हैं, टेबल वगैरह बन रहे हैं, मकान बनाने में इसका उत्पादकता, प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से वन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। वनों की उपयोगिता हो गई। अब दूसरा है, अच्छा, वनों की उपयोगिता, ये इतना एक पॉइंट याद कर लोगे। वनोन्मूलन के कारण, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन सबसे ज़्यादा है, वन के जंगली वृक्षों की कटाई। कृषि की जमीन तो फैल गई है, तो बहुत से लोग आसपास के वनों को साफ करके कृषि का कार्य उसमें करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे वनों को काट करके, यहाँ हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े उद्योग वनों को काट करके तमाम उद्योग बैठा दिए गए। शहर में जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ तो उद्योग धंधे हैं ही, पहले से हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगों को लगाने के लिए खुली एरिया चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वन विस्तृत थे, अधिकांश वन इसी तरह से काट डाले गए। वनोन्मूलन, वनों में अपने से आग लग जा रही है, दावानल उसको कहते हैं, दावानल, घर्षण से आग लगती है, इससे वनों का उन्मूलन हो रहा है। और वनों के पेड़ों के काटने से उन्मूलन हो रहा है। जैसे चंदन वगैरह के पेड़, चंदन की लकड़ी की तस्करी होने लगी, और उसको काट करके नष्ट कर दिया गया। इस तरह से वनों का डिफॉरेस्टेशन होने लगा। आदमी अपने उपयोग के लिए अधिक से अधिक हमको फर्नीचर बनाना है, अधिक से अधिक घरों में, बिल्डिंग्स में उस लकड़ियों का उपयोग करना है,
उसके लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का उन्मूलन हुआ। वन के उन्मूलन से, डिफॉरेस्टेशन होने से बहुत सारी समस्याएं हुई। पहला हुआ कि वातावरण का प्रदूषण बढ़ा, मानसूनी हवाएं जो रोक करके वन वर्षा कराते हैं उसमें कमी आई, मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा वनों की कटाई, वनों खत्म होने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी वनों के खत्म होने से। बहुत सारी तरह तरह बहुत से औषधीय वृक्ष हमारे खत्म हो गए, जो दवाइयाँ जो हम प्राप्त करते थे उसे सिंकुनाशक को छोड़ गए तो कुनैन उससे मिलती है, बहुत से चीड़ और देवदार के पेड़ हैं उससे रेजिन प्राप्त होता है, गोंद वाले बहुत से पेड़ हैं बबूल वगैरह उससे गोंद मिलता है, गोंद खत्म कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम प्राप्त, बहुत से इस तरह के फूड हैं जिनको नष्ट कर दिया जाए तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पोषण की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वनों से। इस प्रकार सारा वनों पर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा है। अब वन के नष्ट होने से मानव का जीवन खतरे में होता जा रहा है। आप देख सकते हो कितना जीवन खतरा में होता जा रहा है। इसलिए सरकारें भी चाहती है कि नए नए वृक्षारोपण किए जाए, नए नए वन फिर से लगाए जाएँ। ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति में अपने आप वन बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा है जल ये छुट्टू जैसा जानता है तो भागा जो जगह भागा से पानी है। पहले पृथ्वी जब बनी तो पहले शुरू में हमने पढ़ा था कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई, जल पहले से है और इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। भाई जीवन तो जल में ही बना तो जल को तो जीवन मानना ही पड़ेगा। बिना जल के जीवन की उत्पत्ति नहीं है। आज भी न पेड़ पौधा बचेगा न जीव जंतु बचेगा, बिना पानी को कुछ नहीं बचेगा। पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जल का उपयोग यहाँ पर पहला चीज है जल का उपयोग, यूटिलिटी ऑफ वाटर। सबसे बड़ा उपयोग है तो पीने के लिए, इससे बड़ा उपयोग नहीं कहा जाएगा। तो सबसे है कि सभी मनुष्य जाति को, सभी अन्य अदर जंतु को, एनिमल को पीने का पानी चाहिए और भी मनुष्य को तो स्पेशली शुद्ध पानी चाहिए। ऐसा नहीं मनुष्य को ही शुद्ध पानी चाहिए, अन्य अदर जंतुओं को भी। अगर वो जहरीला पानी पिए, जैसा कि नदी तालाबों का पानी वो पी रहे हैं, जैसे विषाक्त पदार्थ उस नदियों में जल स्रोतों में जा रहे हैं, इससे पानी विषैला हो रहा है। देख लीजिए पशुओं पर, जो पालतू हमारे पशु हैं, भैंसें हैं, गाय, तमाम मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हो जा रही है, किसान समझ नहीं पा रहा। तो एक वक्त पीने के लिए पानी की उपयोगिता हो रही है। दूसरा कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, फसलों को उगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत है। बहुत बड़े 60 से 70% हिस्सा कृषि का पानी पर ही आधारित है। और आप जानते हो कि आपके शरीर का 70 से 75% हिस्सा पानी है। तो पानी का उपयोग हुआ तो यहाँ हमने लिख दिया है, पहला पीने के लिए, दूसरा कृषि कार्य के लिए, तीसरा औद्योगिक जलापूर्ति, उद्योगों के लिए। तो पॉइंट देना ही पड़ेगा, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति, तमाम उद्योग हैं। अब सपोज करो बहुत सी मेडिसिन बन रही हैं, पानी बिना नहीं बनेगी। वो जो सोप तैयार करना, समझ लो कि साबुन की फैक्ट्री है, साबुन बन रहा है तो उसमें पानी का उपयोग होगा, बिना उसके बनेगा। कागज़ का उपयोग हो रहा, उसके रॉ मटेरियल्स जो हैं लुगदी जैसे तैयार किए जाने, बहुत बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग उसमें हो रहा है। बिना पानी का कोई उद्योग नहीं चलेगा। बड़े बड़े उद्योग धंधों आप यहीं पर देख लो, यहीं पर जूटमिल के एरिया में लोग हैं, ताकि उससे तैयार करने के लिए उसमें भी पानी का उपयोग करना पड़ेगा। पानी का उपयोग उद्योगों में जल विद्युत तैयार करके उद्योगों को चलाने में जल से विद्युत तैयार की जा रही है। तो उद्योगों को चलाने के लिए भी पानी की उपयोगिता है खूब बड़े पैमाने पर। कृषि कार्य के लिए पानी की उपयोगिता बहुत बड़े पैमाने पर है। और नहाने धोने, खाना बनाने, पीने, सब कुछ के लिए पानी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। इस तरह जल की उपयोगिता है। अब दूसरी चीज़ है, जल की कमी के क्या कारण है? जल की कमी के क्या कारण है? सबसे बड़ा एक कारण आप देख रहे हो कि भूगर्भ, जो जमीन के नीचे पानी है ना, वो भूगर्भ जल ही सप्लाई किया जा रहा है। अभी तो हम लोगों को जहाँ रह रहे हैं वहाँ गंगा जी का पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन बोरिंग, बड़ी बड़ी बोरिंग्स थी, नीचे पाइप लगा करके वहाँ से निकाल करके पानी की सप्लाई होती थी सबके घरों में। तो वो जल का दोहन हो रहा है अधिक से अधिक। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। तो नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा साफ करने के लिए पानी चाहिए,
शौच इत्यादि जाने के लिए पानी चाहिए। बड़े बड़े होटलों में बाथिंग टब लगाए जा रहे हैं, तमाम पानी का खर्च हो रहा है। बड़े बड़े यहाँ पर देखिए कुछ हमने लिख दिया है जल की कमी के क्या कारण है। कपड़ा धोने में, सफाई करने में, नहाने में, होटलों में बाथटब में, स्नान करने के लिए, खुले नल के नीचे हाथ इत्यादि धोने में, नलकूपों के माध्यम से जल जो हमने बताया निकाला जा रहा है। वनों की कटाई से भी जल की कमी हो रही है, जैसे हमने बताया कि वन की भूमिका बहुत बड़ी है जल संचय में। इस तरह से इतना पानी का उपयोग हो रहा है, इतना पानी का उपयोग हो रहा है। अब कोई अपना गाड़ी धो रहा है, पाइप लगा दिया, गाड़ी धो रहा है, धुलाई उसकी हो रही है, पानी पा रहा है। यहाँ तो सब नल खुला हुआ है, सब पीने का पानी 80% तो लगता है कि पानी हमेशा जब तक सप्लाई पानी का तब तो पानी। अरे पीने का पानी कहीं कहीं दुर्लभ है कि लोग 2-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर अपने घरों से जाते हैं तो कुछ पानी को ढूंढ मिलता है। सौभाग्य है कि आप यहाँ हो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। जल नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद ऐसा समय आ रहा है कि जल का मिलना मुश्किल हो जाएगा, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। 100% पानी है, कितना परसेंट पानी है कि जो पीने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। तो जल को बचाना है, जल जीवन है। ये हर व्यक्ति को समझना होगा कि जल का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, सदुपयोग कीजिए। आजकल वाटर जो फिल्टर लगे हैं, 1 लीटर पानी फिल्टर करने में 2 लीटर पानी अपव्यय होता है, टूटी से निकलता है गंदा पानी। जब 2 लीटर अपव्यय होगा तो 1 लीटर शुद्ध पानी उसमें से आएगा। सोच लीजिए कितना अपव्यय पानी का हो रहा है। ये पानी का अपव्यय निश्चित रूप से जितनी जनसंख्या बढ़ी और जो सभी लोग अपना पानी का उपयोग जितना बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय में नदियाँ धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, जल के स्रोत सिकुड़ते चले जा रहे हैं, वन कम होते चले जा रहे हैं। नेचुरल जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, धीरे धीरे उसके स्रोत जैसे जैसे घटेंगे तो जल का ये तमाम देखो जनरल है कि कपड़ा साफ करो, नहा रहे हो, अब बर्तन धो रहे हो, घर की सफाई करो, किसी किसी आदमी को देखो 4-4 बाल्टी गिरा कर अपना घर धो रहा है। अरे एक लिमिट होनी चाहिए, उसको एक हमको सबको सोच करके एक ढंग से खर्च करना चाहिए। अगर बहुत हम अत्यधिक खर्च करने लगेंगे, अगर हर व्यक्ति इसी तरह की मानसिकता बनाएगा तो कुछ समय में निश्चित रूप से जल का अभाव हो जाएगा, जल नहीं मिल पाएगा। ये हो गया। अब वर्षा जल का संचय बहुत सी पुरानी परंपराओं में भी देखा जा रहा है। हर राज्यों में, भारत के प्राय मैक्सिमम राज्यों में जल को इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था है। कौन जल? वर्षा का जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने इंग्लिश लिख दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा का जल का संचय। वर्षा का जल संचय करने के लिए वर्षा के पानी को विशेष जगहों पर इकट्ठा किया जाता है और पाइप के माध्यम से जमीन में कुछ अच्छे गड्ढे बना करके, और उसको ऐसे सीमेंट नहीं करते हैं, पानी में ऐसे थोड़ी मिट्टी में गहरा गड्ढा बना करके उसको संचित करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की व्यवस्था। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिखा है, अलग अलग राज्यों में वर्षा जल संग्रह करने की अलग अलग व्यवस्था देखी। राजस्थान जिसको खानदिश कहते हैं, खानदिश भी कहते हैं, टैंक भी है, नादीज NADIS, नादीज। 3 नाम से जानते हैं। राजस्थान में जानते हो मरुस्थल ज़्यादा है, पानी की कमी निश्चित रूप से वहाँ है, तो वहाँ 3 तरीके से जल को जमीन में ही टैंक बना करके, ये प्राचीन परंपरा है, लोग जमा रखते हैं, जिससे मिट्टी का भी जल बना रहता है, उसकी लेयर बनी रहती है और लोगों को पीने का उसको ढंग दिया जाता है। अपने जीवनोपयोगी में दैनिक जीवन में उसका उपयोग इससे करते रहते। प्राचीन काल में क्या क्या, राजस्थान में खानदिश, टैंक और नादी। महाराष्ट्र में इसी को बांधरा कहते हैं और ताल्स, TALS, ताल्स, बांधरा और ताल्स महाराष्ट्र में नाम से वर्षा के जल को, ऐसा नहीं कि और जल नहीं, वर्षा का जो पानी बरस रहा है, पहले बड़ी वर्षा होती थी, अब तो एक आध में कुछ दिन 10 दिन 15 दिन वर्षा हो गई तो लगता बहुत वर्षा हो गई और इसके बाद सूखा पता नहीं चल रहा है। पहले मानसूनी हवाओं से वर्षा होती थी, किसान जान जाता था, लोग जान जाते थे कि अब ये महीना चल रहा है, सितंबर, सावन, भादो, जो हम लोग अश्विन का महीना, ये हिंदी महीना, या सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर ये महीना वर्षा का समय कहा जाता है। कहाँ वर्षा हो रही है? जैसा नेचुरल प्राकृतिक जो संपदाएँ हमारे धीरे धीरे कम हो रही, तो पहले वर्षा का जल ही ज़्यादा, अब ट्यूबवेल वगैरह पहले थोड़े थे, बोरिंग कहाँ होती थी। लोग नेचर पर आधारित थे, प्रकृति के साथ, इसलिए प्राकृतिक संसाधन की बात मैं कर रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़ना है कि नेचर के साथ लोग तालमेल बिठा कर रहते थे। तो यहाँ टैंक नादी, महाराष्ट्र में इसको बाजरा ताश कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको आहर्ष कहते हैं। आहर्ष, AHARS, आहर्ष कहते हैं, उत्तर प्रदेश इसका नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश उसको बुंदिश कहते हैं, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक ही मिला दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश को बुंदिश नाम दिया गया है। बिहार में इसको पाइन्स कहते हैं, हिमाचल में कुल्हस, तमिलनाडु में इरिस और केरल में सुरंगम्स तथा जम्मू क्षेत्र के कांदी बेल्ट में तालाब। ये नाम दिया गया है इन स्थानों पर वर्षा के जल को संचित करके विभिन्न तरीके से और अपने उपयोग में व्यक्ति लाता है। तो दो साधन जो जीवनोपयोगी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जंगल, वन और जल, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट भोजन और ऊर्जा बाद में।